हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट थर्ड का एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है समिंग एम्पलीफायर। क्या है? समिंग एम्पलीफायर। समिंग एम्पलीफायर। तो समिंग एम्पलीफायर दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। ये देखिए, समिंग एम्पलीफायर दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया। आपका इनवर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, एएमपी के पावर आर मतलब एम्पलीफायर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। एंड नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर को कभी कभी बुक में या क्वेश्चन पेपर में इस नाम से पूछा जाता है, लिखता है इन्वर्टिंग एडर। ठीक है, और नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर को कभी कभी बुक में इस नाम से पूछा जाता है नॉन इन्वर्टिंग एडर। ठीक है, तो दोनों नाम से कभी कभी बुक में आपको पूछ लिया जाता है पेपर में कि एक्सप्लेन द इन्वर्टिंग एडर या एक्सप्लेन द नॉन इन्वर्टिंग एडर। तो समिंग का मतलब ही आपको क्लियर हो रहा होगा इसके वर्ड से ही, मीनिंग कि कई वोल्टेज हैं या कई सिग्नल हैं, इनका सम करना है। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो है ओपीएम एप्लीकेशन मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक लीनियर एप्लीकेशन है जिसमें समिंग एम्पलीफायर हम यूज करते हैं। क्लियर? तो समिंग एम्पलीफायर में सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे इस तरह से, आप डालेंगे इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, आपने हेडिंग डाल लिया। फिर इसके बाद आप इसका सर्किट बनाएंगे। ये देखिए, हमने एक आईसी ले लिया। इस आईसी के बारे में आप लोग फैमिलियर हैं। इस आईसी को कहते हैं 741 आईसी। ये बहुत ही पॉपुलर आईसी है। ये नेगेटिव टर्मिनल हमने ले लिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया। नेगेटिव टर्मिनल को इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, इसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, और यहाँ से इसका आउटपुट ले रहे हैं बी आउटपुट। क्लियर? तो हमें इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर एक्सप्लेन करना है। तो नॉन इन्वर्टिंग, देखिए प्लस वाला जो है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसको हमने कर देंगे ग्राउंड। इसको क्या कर देंगे? ग्राउंड। ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम सिग्नल देंगे। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम सिग्नल दे रहे हैं, आप देखिए ध्यान से, एक सिग्नल हो गया। क्योंकि हमें समिंग एम्पलीफायर एक्सप्लेन करना है तो हम कई सिग्नल लेंगे। तो यहाँ पे एक और सिग्नल हमने ले लिया, उसके लिए एक रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक और ले लिया, हमने 3 ले लिया। आप डैश डैश कितना हो ले सकते हैं। ठीक है, 3 से एक्सप्लेन करके हम जनरलाइज फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से एक फीडबैक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये आपका क्लोज लूप है, ये आपका आरएफ फीडबैक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं आरएफ। ठीक है, यहाँ पे हम सिग्नल दे रहे हैं, B1 सिग्नल दे रहे हैं, एंड B2 सिग्नल दे रहे हैं, एंड B3 सिग्नल दे रहे हैं। ये तीनों एसी भी हो सकते हैं, तीनों डीसी भी हो सकते हैं। क्लियर? तो जनरल हम B1 B2 B3 सिग्नल लिया, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, एंड ये रेजिस्टेंस R2 है, एंड ये रेजिस्टेंस क्या है? R3 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को?
फिर देखिए इस आईसी के बारे में आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आइडियल की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे ये क्या होगा, इसके दो पावर सप्लाई होती है, प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी। बेसिकली इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू प्लस 15 वोल्ट एंड माइनस 15 वोल्ट होती है, वो ऑलरेडी आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है, ठीक है। तो ये नेगेटिव मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो हमारा मेन क्वेश्चन है इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर एक्सप्लेन करना है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने सिग्नल प्रोवाइड किया V1 V2 V3 डैट 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 डैश, क्लियर। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं कि इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा आता है V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर। और एक नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आप इन्वर्टिंग टर्मिनल को यूज कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किए हैं, तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा ही, क्लियर। सारे सिग्नल ऐड हो जाएंगे लेकिन आपका नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मींस आपका 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा, जबकि हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक्सप्लेन किए थे तो वहां पे आपको ये क्लियर किए थे, क्लियर। आइए ध्यान दीजिए, इसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। मैं बताया था किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, किसी भी ओपएम में दो कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, एक वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, एक नोड एनालिसिस, ठीक है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे इसमें। आप लोग जानते हैं अगर ये आइडियल ओपएम है तो हम लिख रहे हैं, देखिए ये क्या लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू, ये देखिए अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट V प्लस इक्वल टू V नेगेटिव। V प्लस मींस क्या है, ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल प्लस को रिप्रेजेंट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल किसको कहते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। ये ऑलरेडी बेसिक ये क्लासेस में इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो V प्लस इक्वल टू V नेगेटिव। अब देखिए इस पूरे सर्किट में मुझे B प्लस, यहाँ से ऑब्जर्व करिए, आप देखेंगे यहाँ पे इफ B प्लस इक्वल टू कितना दिख रहा है, 0 वोल्ट दिख रहा है। आप देखिए इस सर्किट में B प्लस इक्वल टू 0 वोल्ट है, तो यहाँ से B नेगेटिव भी क्या होगा एंड BP भी क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। B नेगेटिव देखिए ये है, यहाँ का वोल्टेज है, और इस नोड को मैंने P कह दिया। ये नोड मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे कई ब्रांच आके कनेक्टेड हो रही है। ये देखिए ये भी ब्रांच आके यहीं पे कनेक्टेड है, ये भी ब्रांच यहीं पे आके कनेक्टेड है, ये भी ब्रांच यहीं पे आके कनेक्टेड है, ओपीएम की भी ब्रांच कनेक्टेड है। तो ये नोड P है, ये सबका यहाँ पे इस नोड को पूरे इसको हम रिप्रेजेंट कर दिए P, क्योंकि ये वायर को ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हो, इस वायर को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, इस वायर को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, तो एक नोड बना P। तो इसी तरह V नेगेटिव या BP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट। यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब हमारा अगला टारगेट हम एक ओपीएम है तो एक बार वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब भी किसी भी ओपीएम के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या एक्सप्लेन करने से पहले आपको दो ही कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एंड नोड एनालिसिस। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट में आप एक ओपीएम है तो एक बार वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बार हमने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। अब इसमें जितने भी नोड हैं, नोड मतलब आप देखिए ये नोड एक दिख रहा है, तो इस नोड पे हम नोड एनालिसिस लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एट, ये देखिए एक्सप्लेन करने का तरीका, एट पॉइंट P क्या लिखेंगे, नोड एनालिसिस। एट पॉइंट P क्या लिखेंगे, नोड एनालिसिस। एट पॉइंट P पे क्या लगा देंगे, नोड एनालिसिस। तो P पे ब्रांच कितनी है, देखिए 1 ब्रांच 2 3 4 5 ब्रांच है। तो अपने मन से इसमें किसी भी डायरेक्शन में आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, I1 I2 I3 I4, ठीक है, वो ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए हमने इसमें आप इनकमिंग ले लिया, हमने सारे नोड पे इनकमिंग करंट मान लिया। ऐसा नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं ले लिया कि सारी एक करंट इसमें मान लीजिए फ्लो हो रही I1, और इसमें मान लीजिए हमने करंट ले लिया I2, और इसमें ले लिया करंट I3, ठीक है, और इसमें करंट ले लिया I4, और इसमें करंट ले लिया I5, ठीक है। तो एट पॉइंट P पे नोड एनालिसिस हम लगाने चल रहे हैं। तो ये देखिए नोड पे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो मैं सारी करंट को इनकमिंग मान रखा हूं
तो ये क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस क्या है I4, ठीक है, प्लस I5 इक्वल टू 0। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नोड एनालिसिस इज नथिंग बट एज ए केसीएल एंड ओम्स लॉ है, क्लियर। तो केसीएल ही तो अप्लाई कर रहे हैं हम। इनकमिंग करंट इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट्स एट एनी नोड इक्वल टू 0, यही तो केसीएल है। तो बेसिकली नोड एनालिसिस क्या है, एक केसीएल एंड ओम्स लॉ है, क्लियर। तो बेसिकली हम इसको अलग करंट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज आप सीधे वोल्टेज का लिख सकते हैं V1 माइनस दिस डिवाइड बाई दिस, और तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें I5 करंट है, I5 ओपेम के अंदर की करंट है। I5 क्या है, ओपेम के अंदर की करंट है। आपको मैं बताया हूं कि ओपेम का इंटरनल रेजिस्टेंस Ri ये होता है VI बाई II, क्लियर। और आप बताइए, जब आपका आइडियल ओपेम की मैं बात करूंगा तो आप जानते हैं कि इसका जो Ri है वो क्या है, इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए जो ओपेम के अंदर कभी भी इनपुट सेक्शन से करंट न एंटर करती है न बाहर आती है, क्योंकि इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट की वजह से जो हमारी I5 करंट है ये हो जाएगी 0, क्योंकि ओपेम के अंदर कोई भी करंट न इनपुट साइड में न एंटर करती है न बाहर आती है, क्लियर। तो आप इसके बाद आपका इक्वेशन बन गया, ये देखिए बन गया I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, प्लस I4 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब I1 की वैल्यू ये देखिए, I1 आपने ये मान लिया है डायरेक्शन, ये मतलब आपने हायर ले लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे दिस, मतलब ये हायर आपने लिया है तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो क्या आएगी, करंट। तो यहाँ का पोटेंशियल BP हमने मान लिया है, यहाँ का V1 है, तो लिखेंगे दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये देखो V1 माइनस BP और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे R1 प्लस, ये देखो I2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो B2 माइनस BP, B2 माइनस BP, ये लिखेंगे B2 माइनस BP और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे R2 प्लस, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह हम लिखेंगे V3, ये लिखेंगे V3 माइनस BP और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे R3, गुड, प्लस ये देखिए I4 की वैल्यू, I4 करंट ही हमने लिया है। यहाँ का वोल्टेज आपने क्या लिया है, B आउटपुट लिया है, क्या लिया है, B आउटपुट लिया है, B आउटपुट माइनस BP, B आउटपुट माइनस BP, तो ये देखिए B आउटपुट माइनस BP और ये डिवाइड बाय क्या होगा, फीडबैक रेजिस्टेंस जो इनपुट आउटपुट को कनेक्टेड है 0, ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करिए, यहाँ से आप देखिए कि हमें बी आउटपुट कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें बीपी आ रहा है, तो बीपी अभी हमने प्रूव कर चुका है कि देखिए बीपी की वैल्यू क्या है 0, तो इसमें 0 ये पुट कर दीजिए 0, ये हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या है 0, क्योंकि अभी प्रीवियस में वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हम प्रूव कर चुके हैं कि बीपी क्या है 0। तो यहाँ से हमें बी आउटपुट बाई आर एफ कैलकुलेट करना है, तो हमने बी आउटपुट बाई आर एफ ये रहने दिया, ये देखिए बी आउटपुट बाई आर एफ यहाँ रहने दिया और सारे टर्म को उधर ले गए। तो ये देखिए माइनस के साथ हमने लिख दिया क्या, ये लिख दिया B1 बाई क्या लिख दिया हमने R1 और प्लस क्या लिखा हमने B2 बाई क्या लिखा हमने R2 एंड प्लस क्या लिखा B3 बाई क्या लिखा R3। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें बी आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो आर एफ को उधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बी आउटपुट इक्वल टू माइनस आर एफ, ठीक है, ब्रैकेट में ये बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B1 बाई R1 प्लस B2 बाई क्या होगा R2 प्लस B3 बाई क्या होगा आपका R3। ये आ गया आपका समिंग एम्पलीफायर का आउटपुट। क्लियर, समिंग एम्पलीफायर का आउटपुट आ गया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको जनरलाइज में लिखोगे, जैसे मेरे पास 2 ही 3 वोल्टेज था, तो मैंने दिखाया कि देखिए क्या हो रहा है V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3। अगर मैं इसको जनरलाइज लिखूं इन द जनरल समिंग एम्पलीफायर,
मैं यहां लिख रहा हूं, देखो, इन जनरल समिंग एम्पलीफायर, ठीक है। जनरल समिंग एम्पलीफायर में क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ बी आउटपुट इक्वल टू माइनस आर एफ, इसको ये रहने दीजिए, ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, B1 बाई क्या हो जाएगा R1 प्लस B2 बाई क्या हो जाएगा आपका R2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा B3 बाई क्या होगा R3 प्लस डैश 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 प्लस क्या होगा Bn बाई क्या होगा आपका Rn हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जनरल समिंग एम्पलीफायर का हम लिख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं जैसे हम B1 है तो B1 बाई R1 आया, B2 बाई R2 आया, B3 बाई R3 आया, Bn बाई क्या आएगा Rn आएगा। तो ये हमने जनरल समिंग एम्पलीफायर का आउटपुट लिख दिया। अब इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए मेरी बात को ऐसे लिखा जा सकता है, ये माइनस आर एफ रहने दीजिए और यहाँ पे हमने समेशन बना लीजिए, समेशन में लिखिए आपका Vi बाई Ri वेयर I इक्वल टू 1 से कितना m तक, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है समेशन के टर्म में। अब देखिए इसको ओपन करेंगे, 1 के लिए करेंगे B1 बाई क्या आएगा R1 आएगा, प्लस से इसके बाद यहाँ ब्रैकेट बना लीजिए, ये देखिए यहाँ पे माइनस आर एफ करके, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे 1 से n तक लगाएंगे तो B1 बाई R1 प्लस B2 बाई R2 प्लस B3 बाई R3 डैट डैट डैट, तो इसी को हमने जनरलाइज कर दिया, क्लियर। अब देखो इसको हम थोड़ा से और आगे कर रहे हैं, स्पेशल केस लगा रहे हैं। इसके बाद देखिए अगर स्पेशल केस हम ले, स्पेशल केस में मतलब हम क्या ले रहे हैं, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डैश डैश इक्वल टू Rn इक्वल टू Rf, ये सभी रेजिस्टेंस हमने क्या ले लिया सेम, तब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आ जाएगा B आउटपुट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस का, ये हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डैश डैश डैश, ये क्या हो जाएगा प्लस Bn, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही सेम हमने बताया, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देख रहे हैं सारे वोल्टेज का क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। ये नेगेटिव टर्मिनल से आप इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव टर्मिनल किस वजह से आ रहा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने सिग्नल दिया है। अगर नेगेटिव टर्मिनल को अगर हमें गायब करना है तो एक हम इन्वर्टर और लगा देंगे, वो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जितने आपने सिग्नल इनपुट पे प्रोवाइड किया उन सिग्नलों का क्या किया, एडिशन किया, सम कर दिया। इसीलिए इसका नाम है इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर या इन्वर्टिंग एडर। तो ये आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, इन्वर्टिंग एडर या इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। इसको इस तरह से भी आप जनरलाइज लिख सकते थे। ये देखिए माइनस का आप समेशन लिखिए, यहाँ पे I इक्वल टू 1 से क्या लिख दीजिए n, और यहाँ पे लिख दीजिए Vi, ठीक है। तो आप 1 से 1 2 3 4 ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद B1 प्लस B2 प्लस डैट डैट डैश Bn तक। तो ये जनरल समिंग एम्पलीफायर है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इन्वर्टिंग एडर और इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, किसी भी दोनों नाम से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।